Namaste Vidya. Today I JV Bhavna, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University. Today we are going to discuss the topic risk projection, which is of the course Software Project Management. So earlier हम लोगों ने देखा था कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. अब हम लोग देखेंगे कि रिस्क प्रोजेक्शन क्या होता है. तो रिस्क प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरह से एस्टिमेशन है, पूरा एस्टिमेट लेके चलते हैं कि रिस्क का क्या कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितना वो हम लोगों के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप होने में दिक्कत दे सकता है. तो इस चीज का पूरा एस्टिमेशन हम लोग करके चलते हैं. तो इसके अंदर आता है रिस्क प्रोजेक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिस्क एस्टिमेशन अटेम्प्ट्स टू रेट रिस्क इन टू वेज, द लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी दैट द रिस्क इज रियल एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को क्या है, दो चीजों से रेट करते हैं. एक तो कितना प्रोबेबल है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जो उस रिस्क से अकर हो. So project planner, manager and the technical staff perform the 4 risk projection activities. तो इस प्रोजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम बेसिकली 4 तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. पहली है establish a scale that reflects the perceived likelihood at the risk, delineate the consequences of the risk, estimate the impact of the risk on the project of the product, and note all over accuracy of the risk projection so that there will be no misunderstanding. तो हम देखते हैं कि उसका स्केल क्या है, वो कितना तरीके से अकर हो सकता है, उसका लाइक्लीहुड क्या है, लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी क्या है उसके अगर होने की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है अपने प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट पे, और ऑल ओवर एक्यूरेसी पता करना कि ये जो रिस्क आपने प्रोजेक्शन किया है ये ऑल ओवर कितना एक्यूरेट है. उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिस्क का टेबल हम लोग बना के चलते हैं. इस रिस्क के टेबल के अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिस्क है, कौन सी कैटेगरीज में आ सकता है, लाइक बिजनेस रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क एक्सेट्रा. देन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कितने बार अकर हो रहा है, जो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हम लोग उसका रिस्क का इम्पैक्ट देखते हैं. अब रिस्क के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि इम्पैक्ट की 4 तरह की वैल्यू होती है. तो अर्लियर हमने डिस्कस किया था, अगर उसको रिस्क को छोड़ दिया जाए कि भाई रिस्क नेग्लिजिबल है, कि इतना रिस्क नहीं, हम लोग चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, रिस्क को आने दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर इस तरह का रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ भी जाता है तो उसको हम लोगों ने मार्किंग कर दी, उसका इम्पैक्ट वैल्यू दे दिया. 4 मार्जिनल, अगर वो रिस्क आ जाता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी मार्किंग कर दी, उसके इम्पैक्ट की मार्किंग कर दी हमने. 3 क्रिटिकल है, कुछ चीजें काम करना बंद कर गई है, रिस्क के अंदर कोई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है, देन उसको हम लोगों ने बोला इसका इम्पैक्ट वैल्यू है 2. फिर कैस्ट्रोफिक, इसका मतलब है कैटेस्ट्रॉफिक, इसका मतलब है कि अब रिस्क बहुत ज्यादा आकर होने लग गई है, हमारा प्रोजेक्ट काम करना बंद कर दिया है या कर सकता है, बहुत प्रोजेक्ट फेलियर आ सकता है, तो उसकी इम्पैक्ट वैल्यू 1. तो इस तरह से हम लोग पूरी वैल्यू एक बना के चलते हैं. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं रिस्क एंड मैनेजमेंट कंसर्न, कि अगर वो रिस्क का इम्पैक्ट अगर बहुत ज्यादा हाई है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसका मैनेजमेंट कंसर्न भी कितना आगे तक जा सकता है. ये एक वैल्यू है, एक चार्ट के थ्रू हम लोगों ने समझने की कोशिश की. फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि असेसिंग रिस्क इम्पैक्ट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्क के इम्पैक्ट को असेस करने की कोशिश करते हैं. अब वो रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, अलग अलग तरीके से, कि वो किस जगह कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितना ओवर डिले कर रहा है, वो कितनी चीज को डिले कर रहा है, कितना बजट बढ़ा रहा है, इस चीज के अकॉर्डिंग हम उसका रिस्क का इम्पैक्ट को असिस्ट करने की पता करने की कोशिश करते हैं. तो 3 factors that affect the consequences that are likely if the risk does occur: its nature, its scope and its timing. ठीक है ना. तो रिस्क आने के बाद किन किन जगह वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या है, 3 चीजें हम लोगों ने पता करने की कोशिश की. उसका नेचर, उसका स्कोप, उसका टाइमिंग. तो नेचर ऑफ द रिस्क इंडिकेट्स द प्रॉब्लम दैट आर लाइकली इफ अकर. तो नेचर ये बताता है कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम है, अगर वो रिस्क आता है तो जो प्रॉब्लम्स है वो अकर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, a poorly defined external interface to customer hardware will produce early design and testing and will likely lead a system integration problem late in a project. मतलब अगर मतलब जैसे आपने अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया है कि इंटरफेस कौन सा यूज करोगे कस्टमर के हार्डवेयर, poorly defined external interface to customer hardware. ठीक है ना. तो अगर ये चीज को आप लोगों ने ढंग से डिफाइन नहीं किया तो हमें दिक्कत आ सकती है जब सिस्टम का इंटीग्रेशन करते टाइम पे. फिर स्कोप ऑफ द रिस्क कंबाइंस द सिवियरिटी, की स्कोप बताता है कि कितना रिस्क है, जो कितना ज्यादा सीरियस है. ठीक है ना. विथ ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मच द प्रोजेक्ट विल बी अफेक्टेड और हाउ मेनी कस्टमर्स आर हार्म. ठीक है ना. अगर आ जाता है तो कितने कस्टमर्स को दिक्कत हो सकती है. फिर फाइनली थर्ड हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग ऑफ द रिस्क. वो टाइमिंग क्या है, it timing considers when and for how long the impact will be felt. तो ये टाइमिंग बताता है कि कितने टाइम तक उस रिस्क का इम्पैक्ट है,
हम लोगों को महसूस होगा या उसको फील किया जाएगा. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोजेक्ट मैनेजर माइट वांट द बैड न्यूज टू अकर एज सून एज पॉसिबल, बट इन सम केसेस द लॉन्गर द डिले द बेटर. तो बहुत सारे ऐसे केसेस है कि भाई यहाँ पे लगता है कि भाई रिस्क अगर यहाँ पे तो आ सकती है, कुछ जगह ऐसी कि जितना डिले हो जाए उतना ही ठीक है. तो ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है. तो नाउ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिस्क इम्पैक्ट को असेस करने के लिए हम है ना कुछ वैल्यूज के आंसर लेके चलते हैं कि हम एक रिस्क एक्सपोजर की वैल्यू है उसको पता करने की कोशिश करते हैं. तो वो कैसे पता करती है, वो तो उसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, दैट आर ई रिस्क एक्सपोजर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉस्ट. ठीक है. सो देखो रिटर्निंग वंस मोर द रिस्क एनालिसिस अप्रोच proposed by US Air Force, the following steps are recommended to determine the all over consequences of a risk. तो रिस्क की consequences पता करने के लिए हमें ये कुछ चीजें पता करनी पड़ती है, ये कुछ स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ता है कि डिटरमाइन ऑल ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द ईच रिस्क कंपोनेंट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी पता करते हैं, फिर रिस्क का इम्पैक्ट पता करने की कोशिश करते हैं, फिर एक टेबल बनाते हैं और रिस्क का और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद हम रिस्क एक्सपोजर का फॉर्मूला है उस रिस्क एक्सपोजर को पता करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर क्या पी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिस्क एंड सी इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड द रिस्क अकर. ठीक है. तो मतलब अगर वो आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसके अकर होने की, और अगर वो आ जाता है रिस्क तो उसकी तो किस तरह से कॉस्ट को हमारे इफेक्ट करता है. तो इस चीज को लेके हम लोग देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल तो हम लोग देखते हैं अज्यूम द सॉफ्टवेयर टीम डेडलाइंस अ प्रोजेक्ट रिस्क इन द फॉलोइंग मैनर. तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले तो आप करेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन. रिस्क आइडेंटिफिकेशन मतलब देखो ओनली 70% ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शेड्यूल्ड फॉर रीयूज will in fact integrated with the application and the remaining functionality will have to be custom. मतलब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमने बताया कि 70% जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है ना वो रीयूजेबल है, उसके सिवा जो आपको क्या नाम है रिमेनिंग फंक्शनैलिटी आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी की वो कितना बार रिस्क का परसेंट आपके पास आ सकता है 80% इसमें लिया है. फिर इम्पैक्ट में हम लोग पता करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है कि 60 सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है रीयूजेबल है जो ना प्लान किए गए और 70% यूज कर लिए गए. ठीक है. तो उन 60% में भी 70% यूज कर लिए गए और 18 कंपोनेंट्स मान लीजिए हमें डेवलप करना है, डेवलप फ्रॉम स्टार्ट. तो इन एडिशन टू द अदर कस्टमर सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन स्केड्यूल्ड फॉर डेवलपर. ठीक है ना. तो ये किसी अदर कस्टमर के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 18 नए कंपोनेंट्स मान लीजिए डिजाइन किए. तो since the average component of 100 LOC and the data indicate that the software, तो यहाँ पे ये बताया कि जो हर एक कंपोनेंट के लिए तो एवरेज कंपोनेंट के लिए वो कितना यूज कर रहा है, एवरेज कंपोनेंट कितना है 100 LOC. तो इसकी मदद से सबसे पहले हम ऑल ओवर कॉस्ट निकालेंगे. ठीक है. तो ऑल ओवर और उसके ये बता रहा है कि हर एक कंपोनेंट के लिए वो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, $14 पड़ रही है. ठीक है ना. 100 LOC एंड द local data indicate that the software engineering cost for each LOC is ये. तो ये बता रहा है कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हर LOC के लिए इतनी कॉस्ट आ रही है. तो दस द ऑल ओवर कॉस्ट या इम्पैक्ट टू डेवलप द कंपोनेंट्स वुड बी. तो फाइनली एक ऑल ओवर कंपोनेंट हर कंपोनेंट के लिए एक फाइनली एक ऑल ओवर कॉस्ट या ऑल ओवर इम्पैक्ट कितना हो सकता है. तो दैट इज 18 इंटू 100 इंटू 14 मतलब 18 कंपोनेंट्स और हर कंपोनेंट की लेंथ ऑल ओवर ये है और हर लेंथ के लिए $1 इतनी कॉस्ट लगी. तो एक हमने पता कर लिया कि हमारे पास इतना डॉलर ऑफ कॉस्ट हम लोगों की लग सकती है. तो रिस्क एक्सपोजर का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था P इंटू सी दैट इज आर इज इक्वल टू 0.80 ये दे रखा 0.80 इंटू 25,200 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20,200. तो ये एक रिस्क एक्सपोजर की फाइल में हम एक वैल्यू पता करते हैं. तो रिस्क एक्सपोजर कैन बी कंप्यूटेड फॉर ईच रिस्क इन द टेबल. Once estimate of the cost of the risk is made, total risk exposure for all the risk can provided a means for adjusting the final cost of for a project. तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट के लिए हर जगह के लिए हम लोगों ने पूरा पता कर लिया. तो ये क्या करता है, ये एडजस्ट करने की कोशिश करता है जो रिस्क जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की फाइनल कॉस्ट क्या हो सकती है. ठीक है. तो उसके बाद ये हम लोगों का पूरा रिस्क जो हम लोगों का था कि हम पूरी वैल्यूज पता कर रहे हैं, रिस्क का एक्सपोजर का फॉर्मूला पता कर रहे हैं. एक है हम लोग के पास रिस्क असेसमेंट. तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक ट्रिपलेट सेट है उसको लेके चलते हैं हम लोग. जैसे एट दिस पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस
वी हैव एस्टेब्लिश अ सेट ऑफ ट्रिपलेट्स इन द फॉर्म। तो एक सेट ऑफ ट्रिपलेट बना के चलते हैं जहाँ पे आर आई क्या है रिस्क, एल आई क्या है लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्क, एंड एस आई इज द impact of the risk. During the assessment, we further examine the accuracy of the estimate that we have made during the risk projection. तो यहाँ पे assessment में आप क्या करते हो, जो रिस्क एस्टिमेट आपने लिया है उसकी एक्यूरेसी को फाइनली आप क्या करते हो, वापस चेक करते हो, ठीक है, एंड अटेम्प्ट टू रैंक द रिस्क दैट हैव अनकवर्ड। और वो जो रिस्क जो अभी भी अनकवर्ड है ना, तो उसको रैंक करने की कोशिश करते हैं एंड बिगिन थिंकिंग अबाउट द वेज टू कंट्रोल्स और अवॉइड रिस्क दैट आर लाइकली टू अकर। और इसकी मदद से फिर हम ये करने की कोशिश करते हैं कि उन रिस्क को अवॉइड करें या उन रिस्क को हटा दे, पूरा डेविएट कर दे जो अकर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक छोटी सी वैल्यू ली है कि रिस्क रेफरेंस पॉइंट लिया है और प्रोजेक्ट, और मतलब यहाँ पे क्या है, अगर वो रिस्क बहुत ज्यादा एक लेवल से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, तो फॉर असेसमेंट टू बी यूजफुल रिस्क रेफरेंट लेवल मस्ट बी डिफाइंड, ठीक है ना। तो रिस्क असेसमेंट आपके लिए अच्छा हो तो उसके लिए हम लोग रिस्क रेफरेंट लेवल है वो बना के चलते हैं, ठीक है ना। रिस्क रेफरेंट लेवल जैसा हमने बताया कॉस्ट और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द रिस्क कंपोनेंट्स डिस्कस अर्लियर परफॉर्मेंस कॉस्ट support schedule also present in risk reference level. So there is a level for performance degradation, cost overrun, support difficulty और schedule slippage, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर उस चीज वैल्यू से अगर आप आगे निकल जाते हो इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट का टर्मिनेशन आपका हो सकता है। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जिसका हम लोगों ने बोला है रिस्क प्रोजेक्शन और रिस्क, इसको हम रिस्क एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं। So thank you for being here with me. I hope you like my session. That's all for today's session. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.